हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9 विज्ञान का 8वां अध्याय जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। तो चलिए पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है 9वीं क्लास के छोटे प्रश्नों में, ठीक है, तो इसे याद ज़रूर रखें। ये प्रश्न आपसे आगे की बड़ी कक्षाओं में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर जीवधारियों की संख्या विशाल है तथा उनके आकार, साइज तथा रूप में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, इसलिए प्रत्येक जीव को अलग अलग अध्ययन कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। अतः वर्गीकरण का उद्देश्य पौधों और जंतुओं की विशाल संख्या को कुछ वर्गों में संगठित करना, ताकि उनका नामकरण तथा अध्ययन आसानी से किया जा सके और याद रखा जा सके, ठीक है। दूसरा प्रश्न, अपने चारों ओर फैले जीवों को विभिन्नता के 3 उदाहरण दें। तो इसका उत्तर पहला, जहाँ सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे व्हेल, नीले व्हेल या 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ कैलिफोर्निया में पाए जाने वाले भी हैं। दूसरा, कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट जैसे मच्छर का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। तीसरा, रंगीन जीव, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं? इसमें डी मतलब ए लेना है आपको, उनका निवास स्थान, और बी लेना है उनकी कोशिका संरचना। तो ए की बात करें हम, कोशिका संरचना की कारण, क्योंकि जीवों को उनके निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण करना भ्रामक तरीका है। उदाहरण के लिए समुद्रों में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये कई मायने में एक दूसरे से काफ़ी अलग है, ठीक है। तो दोनों में से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ये वाला सही होगा, ये पहला वाला गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न, जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए मूल मतलब लक्षण को आधार बनाया गया है। तो इसका उत्तर है, जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए मूल लक्षण उनकी कोशिकाओं की प्रकृति, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी को आधार बनाया गया है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। अगला प्रश्न है तीसरा, किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा गया है? तो इसका आधार है पोषण विधि, स्वपोषी और विषमपोषी के आधार पर। दूसरा, कोशिकीय संगठन के आधार पर। तीसरा, शारीरिक बनावट के आधार पर। चौथा, कोशिकीय भित्ति के आधार पर। 4 प्रकार के आधार पर जीवों और वृक्षों को अलग अलग भागों में रखा गया है। अगला प्रश्न, आदिम जीव किसे कहते हैं? ये तथाकथित उन्नत जीवों से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर है, वे जीव समूह जिनके शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, आदिम जीव या निम्न जीव कहलाते हैं। परंतु कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिन्हें उन्नत जीव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आदिम जीव है तथा बहुकोशिक यूकैरियोटिक स्तनधारी मैमल्स उन्नत जीव हैं। अगला प्रश्न, क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं? तो इसका उत्तर हाँ, क्योंकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बढ़ती है, इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को उन्नत जीवों को अपेक्षाकृत जटिल जीव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मोनेरा तथा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण का मापदंड क्या है? इसका उत्तर है, जिन जीवों में संगठित केंद्रक और कोशिकांग नहीं होते, प्रोकैरियोटी, और नहीं उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं, उन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। इसके विपरीत प्रोटिस्टा के अंतर्गत वे एक कोशिकीय जीव आते हैं जिनमें संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं, उन्हें यूकैरियोटिक जीव कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को आप किस जगत में रखेंगे? तो इसका उत्तर है प्रोटिस्टा में। प्रश्न 3, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीवों और किस समूह में सबसे ज़्यादा संख्या में जीवों को रखा गया है? तो इसका उत्तर सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीव जाति स्पीशीज में और सबसे ज़्यादा जीव जगत में, सबसे ज़्यादा जीव जगत मतलब किंगडम में रखा गया है, सबसे कम स्पीशीज में सर्वाधिक समान लक्षण वाले, है ना। अब देखो अगला प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है? तो इसका उत्तर है थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और
फैनरोगैम में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है टेरिडोफाइटा बीज रहित होते हैं, जबकि बीज उत्पन्न करने वाले बीजों को फैनरोगैम बीज उत्पन्न करते हैं। तीसरा प्रश्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर है बीज फलों के अंदर नहीं होते जिम्नोस्पर्म में। इसका उदाहरण है पाइनस साइकस आदि। तीसरा, इन्हें नग्न बीजी अनावृत बीजी पौधों भी कहा जाता है और इनमें कोण होते हैं। एंजियोस्पर्म में इन पौधों के बीज के मतलब बीज फलों के अंदर होते हैं, जैसे गेहूँ चावल आदि। इन्हें आवर्त बीजी पौधे कहा जाता है और इनमें फूल भी बनते हैं। अगला प्रश्न है, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, पहले पोरीफेरा की बात करेंगे। यह छिद्रयुक्त जीवधारी होते हैं और दूसरा ये कोशिका स्तर के जीव होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर जीव होते हैं ये। तीसरा, ये अचल जीव है जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। चौथा, इनके शरीर में नाल प्रणाली होती है और शरीर कठोर आवरण से ढका रहता है। उदाहरण के लिए यूप्लेक्टेला और साइकोन। छठा, इनके शारीरिक संरचना में कम अंतर होता है। अब बात करेंगे सिलेंट्रेटा की। इनमें शरीर में देहु गुहा पाई जाती है। ये उत्तकीय स्तर के जीव हैं। ये जलीय जंतु है जो अकेले या समूह में रहते हैं। इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों आंतरिक और बाह्य का बना होता है। इनके शरीर में नाल प्रणाली नहीं होती। पांचवा, उदाहरण के तौर पर हाइड्रा, समुद्री एनीमोन आदि, समुद्री खीरा जिसको बोलते हैं। छठा, इनमें शारीरिक संरचना में अधिक अंतर होता है। दूसरा प्रश्न, एनिलिडा के जंतु आर्थ्रोपोडा के जंतु से किस प्रकार भिन्न है? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में क्या अंतर है, ये बात करेंगे हम। सबसे पहले एनिलिडा की बात करते हैं। इनमें वास्तविक देहु गुहा पाई जाती है। दूसरा, इनके पैर जुड़े नहीं होते। तीसरा, इनमें बाह्य कंकाल अनुपस्थित होते हैं। चौथा, इनका शरीर द्विपार्श्व और त्रिकोरिक होता है। इनका परिसरण तंत्र बंद होता है। छठा, इनमें उत्सर्जन अंग नेफ्राडिया होते हैं। सातवां, इनमें श्वसन ज़्यादातर त्वचा द्वारा होता है। और आठवां, इनमें तंत्रिका तंत्र कम विकसित होते हैं। बात करेंगे आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा में इसमें वास्तविक देहगुहा नहीं होती तथा देहगुहा रक्त से भरी होती है। दूसरा, इनमें पैर जुड़े होते हैं। तीसरा, इनमें बाह्य कंकाल उपस्थित होते हैं। चौथा, इनमें द्विपार्श्व संमित पाई जाती है और शरीर खंडयुक्त होता है। पांचवा, इनका परिसंचरण तंत्र खुला होता है। छठा, इनमें नेफ्राडिया नहीं होते और उत्सर्जन अंग ग्रीन ग्लैंड और मालपिचियन है, मतलब इनके द्वारा यहाँ पर उत्सर्जन किया जाता है। सातवां, इनमें श्वसन अंग गिल्स मतलब फेफड़े और श्वसन नली द्वारा होते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र अच्छी तरह से विकसित होते हैं। तीसरा प्रश्न, जल स्थलचर और सरीसृप में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर, सबसे पहले जल स्थलचर की बात करते हैं। त्वचा पर सल्क नहीं होते, जल तथा थल दोनों में रहते हैं। ये जल में कवच रहित अंडे देते हैं। इनमें बाह्य निषेचन क्रिया होती है। इनमें श्वसन क्लोम फेफड़ों द्वारा होता है और इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है। उदाहरण के लिए मेंढक, टोड, सैलामेंडर आदि। आगे बात करेंगे हम सरीसृप की, रेप्टाइल्स की। इनकी त्वचा पर सल्क होते हैं। ये जल तथा थल में अलग अलग रहते हैं परंतु उभयचर नहीं है। ये जल से बाहर कवच युक्त अंडे देते हैं। इनमें आंतरिक निषेचन क्रिया होती है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनका हृदय भी त्रिकक्षीय होता है परंतु मगरमच्छ में 4 कक्षीय होता है। उदाहरण के तौर पर सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ आदि। चौथा प्रश्न, पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है? तो ऐसे अच्छे प्रश्न बन रहे हैं, ये परीक्षा में आ सकते हैं। पक्षी वर्ग की बात करें तो पक्षी वर्ग के जंतु अंडे देते हैं। इनमें दुग्ध ग्रंथियाँ नहीं होती। इनके शरीर परों से ढके होते हैं तथा त्वचा पर स्वेद और तेल ग्रंथियाँ नहीं होती, मतलब इनको पसीना नहीं आता। चौथा, इनमें दांत रहित चोंच होती है। पांचवा, इनमें कर्ण पल्लव नहीं होते, मतलब कान बाहरी निकले हुए नहीं होते। छठा, इनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं जिससे इनमें हवा भरी होती है। स्तनपायी वर्ग की बात करेंगे मैमल्स की, तो इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं परंतु कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे एकिडना प्लेटिपस। दूसरा, इनमें नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल सफ़ेद और तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनमें दांत होते हैं। इनमें कर्ण पल्लव होती है। इनकी हड्डियाँ खोखली नहीं होती, मतलब कान भी होते हैं इनके और खोखली हड्डियाँ नहीं होती। अब आप पढ़ते हैं बड़े प्रश्न, जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है?
तो इसका उत्तर है जीवों के वर्गीकरण के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, विभिन्न जीव समूहों के महत्वपूर्ण लक्षण और उनके पारस्परिक संबंध को दर्शाते हैं। दूसरा, वर्गीकरण करने पर हम आसानी से विशाल संख्या में पाए जाने वाले जीवों का नामकरण और अध्ययन कर सकते हैं तथा उन्हें याद भी रख सकते हैं। तीसरा, यह जीव विज्ञान की अन्य शाखाओं को अध्ययन का आदान प्रदान करती है, जैसे वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, पारिस्थितिकी, जंगल लगाने की कला, फॉरेस्ट्री आदि। चौथा, यह सभी जीवों की एकदम स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न है, वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारित करने के लिए दो लक्षणों में से आप किस लक्षण का चयन करेंगे? तो इसका उत्तर है, दो लक्षणों में से सबसे पहले विशेष लक्षण का चयन करेंगे जो उन जीवों में मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इसके आधार पर मुख्य विस्तृत समूह निर्धारित होता है तथा कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर छोटे समूह या उप समूहों में निर्धारित किया जाता है, जैसे प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी मुख्य विस्तृत समूह का आधार है। तीसरा प्रश्न, जीवों के 5 जगत के वर्गीकरण के आधार पर व्याख्या कीजिए। जीवों की 5 जगत में वर्गीकरण के लिए निम्न विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। पहला, कोशिकीय संरचना, प्रोकैरियोटी तथा यूकैरियोटी। दूसरा, जीव का शरीर एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय जीवों की संरचना जटिल होती है। सी, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। और डी, पोषण की विधि अर्थात स्वपोषण की क्षमता है या नहीं है। चौथा प्रश्न, पादप जगत के मुख्य वर्ग कौन है? इस वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका उत्तर है, पादप जगत के 5 प्रमुख वर्ग हैं, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनके वर्गीकरण के आधार हैं, ए, पादपों की शारीरिक संरचना में कोई विभेदीकरण है अथवा नहीं है। बी, इनमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक है अथवा नहीं है। सी, बीज मतलब पौधे बीज रहित है अथवा बीज उत्पादित करने वाले हैं। और डी, पौधे नग्न बीजी हैं अथवा फलों में बंद बीज वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पौधों का वर्गीकरण इस तरह से किया गया है। पादप 2 प्रकार के होते हैं, पादप शरीर बिना विभेदन के जैसे थैलोफाइटा, और विभेदन वाले बिना संवहनी उत्तक के और संवहनी उत्तक के। तो बिना संवहनी उत्तक के ब्रायोफाइटा, संवहनी उत्तक के भी 2 तरह के होते हैं, बीज रहित और बीज उत्पादित करने वाले पौधे। और बीज उत्पादित करने वाले भी 2 तरह के होते हैं, नग्न बीजी और आवर्त बीजी, मतलब फलों के में बंद बीज वाले। नग्न बीजी होते हैं जिम्नोस्पर्म, और जो बंद बीजी होते हैं मतलब एंजियोस्पर्म, ये भी 2 तरह के होते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। 5वां प्रश्न, जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है? तो इसका उत्तर है, पहले पौधे की बात करेंगे हम। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। इनमें पर्णहरित उपस्थित होते हैं और ये एक स्थान पर ही स्थिर रहते हैं। जंतुओं की बात करेंगे, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये परपोषी या विषमपोषी होते हैं। ये खाद्य हेतु पौधों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तीसरा, इनमें पर्णहरित उपस्थित नहीं होता और ये एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते। 6वां प्रश्न, वर्टिब्रेटा मतलब कशेरुकी प्राणी जो विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, इसका सभी कशेरुकी प्राणियों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। पहला, नोटोकॉर्ड। दूसरा, प्रश्नलीय कशेरुक दंड एवं मेरुरज्जु। तीसरा, त्रिकोरकी शरीर। चौथा, युग्मित क्लोम थैली। और 5वां, देह गुहा। इस आधार पर यहाँ पर इनको फिर से कशेरुकी समूह को 4 भागों में बांटा है, जैसे मत्स्य, स्थलचर, सरीसृप, एवीज और स्तनपायी। मतलब रीढ़ की हड्डी इन जीवों में पाई जाती है। तो रीढ़ हड्डी वाले जीव 4-5 प्रकार के हो गए, जिसमें सबसे पहला मत्स्य। इस पर शरीर पे सल्क पाए जाते हैं, इनके कंकाल होता है, हड्डियाँ होती हैं इनके अंदर। ठीक है, श्वसन क्लोम गिल्स होते हैं। और स्थलचर का लार्वा होता है, लार्वा में क्लोम द्वारा श्वसन, वयस्क में फेफड़े, श्लेष्मा, त्वचा आदि होती है। सरीसृप में सल्कों का बाह्य कंकाल होता है, जल के बाहर अंडे देते हैं। एवीज पंखों का बाह्य कंकाल होता है, जल के बाहर अंडे देते हैं और उड़ने की क्षमता होती है इनमें। स्तनपायी बाल का बाह्य कंकाल होता है, मतलब बाहर की तरफ कंकाल होता है, बाह्य कर्ण, और प्राय शिशु को जन्म देते हैं। ये विविप्री बोलते हैं जो शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेटा के निम्नलिखित 5 वर्ग हैं। मत्स्य, ये जो हमने अभी बात की थी एक एक करके, है ना, इन चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है। आप चाहे तो दोबारा पढ़ सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी पढ़े, है ना। तो
ये हमारा अध्याय था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले अध्याय के साथ में। धन्यवाद।